नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के टॉपर कनौ सलूजा से, जो मेरे साथ हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। कनौ की जो ऑल इंडिया रैंक इस एग्ज़ाम में यानी एलएड एग्ज़ाम में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में इनकी रैंक है सेकंड, और इनको मार्क्स जो हासिल हुए हैं 150 में से 116.25 मार्क्स इनको हासिल हुए हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जितने ये कहने के लिए कनौ की जो रैंक है वो सेकंड है, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट रैंक होल्डर के बराबर ही हैं। तो ये क्यों सेकंड इनकी रैंक आई जबकि इनके मार्क्स जो है वो फर्स्ट रैंक होल्डर के बारे में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्वालिफाई करने के बाद कहाँ एडमिशन मिलता है, और बीए और एलएलबी करने के बाद करियर की क्या संभावनाएं रहती हैं, तमाम टॉपिक पर हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए क्या सिलेबस है, कितने नंबर का मार्क्स होता है, और एग्ज़ाम में की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कैसे इन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे इन्होंने कितने घंटे इन्होंने तैयारी की। इन तमाम विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं कनौ। कनौ, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है, ये जो कामयाबी है कितनी बड़ी है आपके लिए? मैम डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं बहुत सालों से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हमेशा माइंड में था कि एक टॉप 5 रैंक अगर आ पाए कभी तो एक बहुत ही बड़ी जीत होगी मेरे मेंटर्स, मेरी फैमिली के लिए। तो वही अच्छा लग रहा है कि आज वो कंप्लीट हुआ। कनो, आप अभी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और जैसा कि मुझे पता चला कि अभी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये एक बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और 12th क्लास का सिलेबस अपने आप में ही काफ़ी, बोर्ड एग्ज़ाम का काफ़ी प्रेशर रहता है, और प्लस ये एग्ज़ाम है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये क्वालिफाई करना, दोनों एग्ज़ाम का कितना बर्डन था आपके ऊपर, कितना प्रेशर था? मैम डेफिनेटली 11th से ही मैंने अपनी सीरियस प्रिपरेशन शुरू करी हुई थी क्लैट एलिट की। तो स्कूल की तरफ से प्रेशर थोड़ा रहता ही था, एग्ज़ाम्स देने होते थे स्कूल के। पर मैंने फिर वही करा था कि टाइम मैनेजमेंट के साथ कि मैं रोज़ स्कूल का भी थोड़ा थोड़ा करूँ, और रोज़ मैं अपना क्लैट एलिट की तरफ जो मेरे को पढ़ाई करनी है वो भी करूँ। पर हमेशा ये था कि पिछले 2 सालों में मैंने ज़्यादा फोकस क्लैट एलिट पे ही करा था, और स्कूल के एग्ज़ाम को रिलेटिवली कम टाइम दिया था। बट ये भी था माइंड में कि अगर मैं स्कूल के लिए भी कुछ पढ़ रहा हूँ, वो मेरे को क्लैट एलिट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, जीके में हेल्प कर सकता है कहीं पे भी। तो मैंने ऐसे नहीं करा कि मैंने पूरा इग्नोर कर दिया स्कूल की स्टडीज़ को, उसका भी साथ साथ ध्यान रखा मैंने। अच्छा कनो, मैं आपके इस एग्ज़ाम के बारे में, एलएड एग्ज़ाम के बारे में, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि जो देश भर में स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे, मतलब अभी आपके 12th में क्या सब्जेक्ट्स हैं, और आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी है? और जो स्टूडेंट इस समय जिनका 12th में मैथ या बायोलॉजी है, या वो कॉमर्स के स्टूडेंट है, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? मैम तो लॉ एज अ फील्ड सच्ची में बहुत ही अच्छी है, किसी भी अगर आप वे में जाएं तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे लॉ में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेजरली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लैट और एलिट। क्लैट से आपको, मतलब इन 2 एग्जामिनेशन से आपको जो देश के सबसे अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलता है, जिनको हम कहते हैं NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो जैसे इंजीनियरिंग में IIT है, मेडिकल में एम्स है, वैसे ही लॉ में NLUs होते हैं। तो ये सबसे मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होते हैं लॉ की। और क्लैट से आपको बाकी नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, और एलिट से आपको NLU दिल्ली में एडमिशन मिलता है, जिसको मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेस्ट ही है NLU दिल्ली। यूजली यही रहता है कि बैंगलोर या दिल्ली में से कोई एक मानी जाती है, और लोगों को लगता है कि ये बेस्ट है, ये है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन है। बट डेफिनेटली यही हमेशा रहता है कि इन दो में तो आपको ये 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये आप अपने 12th, जैसे मैं भी 12th पर्सन हूँ, मैंने अपने बोर्ड्स नहीं दिए, तो ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाता है इंस्टेड ऑफ जून या फिर जुलाई में होना, जैसे बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं मई अप्रैल में होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ये दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, और इसमें यही अच्छा होता है कि आपके बोर्ड के रिजल्ट के पहले आपके अपना क्लैट और एलिट का रिजल्ट होता है, और आपका कॉलेज डिसाइडेड होता है। अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत करी और आपका एक अच्छा लॉ कॉलेज निकल आया है, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होता है। जब आप बोर्ड देते हो तो आपको प्रेशर नहीं होता कि आपको पता है कि मेरे पास एक कॉलेज तो है। और बाकी अगर प्रिपरेशन की बात है
तो क्लैट एलिट की प्रिपरेशन आपकी स्कूल स्टडीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है, पर एक हद तक बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्लैट और एलिट दोनों ही स्किल बेस्ड एग्जाम है। इसमें आपका जो प्रायर नॉलेज है वो इतना टेस्ट नहीं होता जितना आपके स्किल्स, रीडिंग स्किल, आपके लॉजिकल थिंकिंग के स्किल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो आपको इन्हें बनाना पड़ता है और डेफिनेटली करंट अफेयर्स हमें कवर करना पड़ता है, जो बिल्कुल ही 11th-12th की स्टडीज से अलग होता है, चाहे आप किसी स्ट्रीम में हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में भी हैं तब भी करंट इतना नहीं फोकस में होता, पर क्लैट एलिट में बहुत ही बड़ा वेटेज है इसमें हमारी जीके का। एंड बहुत जगहों पे अगर आप पिछले सालों से देखेंगे तो एक जीके ऐसा सेक्शन रहा है जिससे आप दूसरों पे एज ले सकते हैं। बाकी जो सेक्शन में ऑलमोस्ट सबके सेम मार्क्स आते हैं, पर जीके हमेशा सेक्शन रहा है जिसमें आप लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें उसमें, तो डेफिनेटली। मैं इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस उसके बारे में डिटेल से आपसे मैं बात करूंगी। अभी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हों, या फिर आप आर्ट के स्टूडेंट हो, इस टेस्ट में, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी एक बात है, इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट, जैसे कि अभी कौन ने 12th अभी क्लियर नहीं किया, 12th में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं ये, और इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। इसलिए जो स्टूडेंट अगर 12th में अपीयर होने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए देख सकते हैं कि वो अगर पास आउट है तो भी अपीयर हो सकते हैं, अगर वो अपीयर होने वाले हैं तो भी वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अच्छा कनो, मुझे ये बताएं कि इसमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई ये फिक्स नहीं होता है कि कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, कोई भी स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकता है? हाँ जी मैम, कोई भी स्ट्रीम का क्राइटेरिया नहीं होता और कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता। कोई भी बच्चा जो देना चाहता है, जो 12th परसिंग हो या फिर 12th ग्रेजुएट हो, और इसमें कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है, तो आप कितने भी इसमें अटैम्प्ट दे सकते हैं। मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तीसरे चौथे अटैम्प्ट में इस बार क्लैट निकाला। तो यही है कि इसमें कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बच्चा जिसका लॉ में इंटरेस्ट है वो इस पेपर में बैठ सकता है। ओके अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि जो आपने ये ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कहाँ एडमिशन मिलता है? मैम, तो एलेट जैसे आपने बोला, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट करवाता है। ये द्वारका में है, द्वारका दिल्ली में है, सेक्टर 14। और इसको यही माना जाता है, बहुत लोग इसके NIRF रैंकिंग वैसे 2 है, पर बहुत लोग इसे मानते हैं कि ये बहुत ही मतलब नंबर 1 लॉ कॉलेज इंडिया का, क्योंकि इसमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा आपका फंड होते हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। और इन जनरल अगर आप देखें कि जैसे अभी जो नए IPC वगैरह आए हैं, IPC को चेंज करा गया है, BNS आया है, ये सब आया है, तो जिस कमेटी ने BNS को ड्राफ्ट करा, वो कमेटी के जो चेयर थे वो हमारे वाइस चांसलर हैं। तो जब आपको इतने ग्रेट माइंड से पढ़ने और इंटरेक्ट करने को मिलता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी ये लॉ कॉलेज है, और इसी लॉ कॉलेज से असली लॉ में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। यही कॉलेज हमारे पूरे देश के लॉ को चेंज कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल से आते हैं, टॉप मोस्ट लेवल के बच्चे होते हैं। तो इन सब के साथ जब आप पढ़ते हैं, ये सब इनके साथ रहते हैं, तो आप भी कुछ सीख सकते हैं और आप भी अपना लेवल अप कर पाते हैं, और आप भी डेफिनेटली लाइफ में कुछ अगर करना है अच्छा, तो डेफिनेटली अगर आपके SNLU की डिग्री है तो इट वुड हेल्प अ लॉट। अच्छा एक बात और बताएं कनव, कि ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, यहाँ पर कितनी सीट्स हैं? और जैसे हमने देखा है कि 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो ऑलमोस्ट इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? जैसे आपके मार्क्स कितने हैं? हाँ जी मैम, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि इसमें टोटल, क्योंकि सिर्फ एक कॉलेज के लिए आप एलिट से आपको सिर्फ एक कॉलेज मिलता है, तो इसमें सीट्स ऑटोमेटिकली बहुत कम ही लगती हैं। 123 सीट्स टोटल होती हैं, जिनमें से 47 होती है जनरल की। बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज में आता है, PWD, SC, OBC, पर जनरल में सिर्फ 47 सीट्स होती हैं। पर अभी आपको सुनने में लगेगा कि डेफिनेटली बहुत कम है, कि मतलब कम से कम 20-25 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं जिसमें सिर्फ 47 आपको सीट्स हैं। पर डेफिनेटली अगर हम मेहनत करें तो इतना कुछ पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारा क्राउड तो इतना सीरियस नहीं होता, तो मतलब अगर हम मेहनत करें हो जाएगा। बट इसके अलावा जो आपने पूछा था कि मेरे कितने मार्क्स थे, तो मेरे थे 116.25 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो इस साल पहली बार एलेट 2 घंटे का हुआ, पहले 1 आवर 30 मिनट्स का ही पेपर होता था। तो इसमें जितना कट ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली अभी कट ऑफ आया नहीं है, क्योंकि इस समय पता नहीं कि कितनी रैंक्स तक जा सकता है, क्योंकि पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 92,
NLU दिल्ली में जनरल मिल गया था 92 रैंक पर, लास्ट जो जनरल की रैंक थी। तो उस टाइम अराउंड कट ऑफ कुछ गया था 70 मार्क्स पर इस बार वो उस साल पेपर भी थोड़ा टफ था, इस साल पेपर भी इजी था और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी मिला, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो इस साल मे बी कट ऑफ 103 104 मार्क के आसपास गया होगा और यस मेरे 116.25 थे। ओके। ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, तो स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हैं तो बहुत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन पाने के लिए आप ज़रूर डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसकी कैसे तैयारी करनी है कनौ से मैं पूरा डिटेल में इनसे बात करने वाली हूँ। इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कि कनौ ने 2nd रैंक हासिल की। अच्छा कनौ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपके मार्क्स हैं 150 में से 116.25 मार्क्स आपके हैं। अच्छा, फर्स्ट रैंक होल्डर के भी इतने मार्क्स हैं, तो आपकी रैंक 2nd क्यों आई है? मैम ऐसा ही होता है कि अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम है तो उसमें लॉजिकल का स्कोर देखा जाता है, और अगर वो भी सेम हो तो आपकी एज देखी जाती है। तो मेरे केस में यही हुआ है कि हमारी एज का फ़र्क आ गया, कि जो रैंक 1 थी वो मेरे से कुछ महीने बड़ी होंगी, तो उस चक्कर में मेरी रैंक 2 आई, बट यस हमारे मार्क्स सेम थे, तो ये होता है। कि जब दो स्टूडेंट्स के या 4-5 स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम मार्क्स आते हैं तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग रैंक तय की जाती है। जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी वो इनसे कुछ महीने बड़ी थी तो उनको फर्स्ट रैंक दी गई, और ये कुछ महीने छोटे थे तो उनको रैंक 2nd आई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कनौ की भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट के बराबर ही मार्क्स है, तो ये फर्स्ट रैंक टॉपर मेरे साथ है जिनसे कि मैं बात कर रही हूँ। अच्छा कनौ, ये बताएं कि ये जो 150 मार्क्स का पेपर होता है, इसके कि कितने पार्ट में डिवाइड होता है, किस पैटर्न का, क्या इसमें सारे MCQs आते हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? तो पूरा आप एक्सप्लेन करिए कि इसका जो इस टेस्ट का पैटर्न है वो क्या है। हाँ जी मैम, तो इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 2 घंटे मतलब 120 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। इसमें हमारे सारे वही होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि यू हैव 4 ऑप्शंस। OMR में आपका ये होता है, और ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको सेंटर पे जाके देना पड़ता है, और सेंटर्स इसके ऑल ओवर इंडिया होते हैं। एंड यस इसमें मतलब हमारे 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश जो होता है 50 मार्क्स का, फिर हमारे पास होता है करंट अफेयर्स जो होता है 30 मार्क्स का, और फिर होता है जो सबसे बड़ा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग जो होता है 70 मार्क्स का। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग में भी दे कैन आस्क एनीथिंग, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग भी आती है, एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, और इसमें हमारा लीगल रीजनिंग भी आती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो अगर आप देखें तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को भी आप बाद में डिवाइड कर सकते हैं। तो और हमारे पास अगर आप टोटल मार्क्स 150 होते हैं, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है ऑफ -0.25। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका -0.25 हो जाता है टोटल स्कोर में। ओके। अच्छा, तो इसका मतलब ये पेपर जो है 3 पार्ट में डिवाइड, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश है, और एक तो आपने करंट अफेयर्स बताया, और तीसरा पार्ट आपको एक लीगल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी मैम। आपने क्या सब्जेक्ट है 12th में, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं? मैम 12th में बस ह्यूमैनिटीज़ है, तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, और ये ओके। मैंने इसी चीज़ आपने को इस सोच टेस्ट के को लिए थे। क्वालिफाई करने के लिए जो इंग्लिश की आपने तैयारी की वो कैसे की? मतलब आपने कौन सी बुक्स पढ़ी और किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपने प्रिपरेशन की? हाँ जी मैम, तो इंग्लिश मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैंने, वैसे मैं 6th में मेरे माइंड में था कि मेरे को लॉ करनी है, पर 7th से ही मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता था, 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो इससे मेरा इंग्लिश का लेवल वैसे ही अच्छा ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड कर पाता था और ये सब। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 7th ग्रेड से हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। पर इंग्लिश में अगर मैं आपको सोर्सेज बताऊँ तो सबसे पहले तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं, और उनको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता था, क्योंकि उसका जो लेवल था, लेकिन मतलब जो लैंग्वेज का लेवल था वही है जो A-लेट और क्लैट में आता है, और ऊपर से उससे आपको करंट अफेयर में मिलती है ये सब। तो मतलब न्यूज़पेपर एक मेरा सोर्स था। दूसरा, ग्रामर के मैंने रेनन मार्टिन करके बुक होती है वो मैंने करी थी, पर सिलेक्टेड टॉपिक्स ओनली, सारी ग्रामर नहीं करी थी। तीसरा, वोकैबुलरी इसमें अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो वैसे ही मेरा वोकैबुलरी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं बचपन से ही अगर मेरे को कभी भी कोई नया शब्द मिलता था तो मैं उसे सर्च अप करता था, और मेरे पास एक डायरी थी उसमें लिख लिया करता था।
तो आप भी ये कर सकते हैं कि आपको कुछ भी नया वर्ड कहीं से मिलता है वो करें। इसके अलावा मैंने वर्ड पावर मेड ईजी करके बुक है, वो मैंने पढ़ी थी वोकैबुलरी के लिए। एंड इसी के साथ साथ मैंने इंग्लिश के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे मैंने मॉक से करे, जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। और दूसरा मैंने जीमैट और कैट लेवल के क्वेश्चंस भी करे थे। इंग्लिश उसमें भी आता है, तो वो थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए तो आपको इजी बेटर रहेगा। तो मैंने ये सारी रिसोर्सेज रेफर करे थे इंग्लिश सेक्शन में। कनौ जी, इस टेस्ट में ये 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। जैसे आपने बताया कि इंग्लिश का पेपर 50 मार्क्स का होता है, तो आप मुझे बताइए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है, ये इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जो स्टूडेंट आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं वो इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्या वो पढ़ें, और आपने क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी थी? हाँ जी मैम, तो इंग्लिश में इसमें हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा रहता है पेपर में। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए जनरली मैंने न्यूज़पेपर रेफर करा था। मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रोज़ पढ़ता था, तो इससे में जो एडिटोरियल होते हैं उसका मैं उपयोग करता था स्पेसिफिकली इंग्लिश में अपने आप को अच्छा करने के लिए। जो एडिटोरियल होते हैं वो उसी लेवल के होते हैं जो क्लैट और एलिट में आएंगे, तो उनको रोज़ पढ़ना, और उसमें मैं कोशिश करता था कि क्वेश्चन बनाऊँ, कि खुद पढ़ लिया एक बार, क्यों मैं सोचता था कि इसमें क्या क्वेश्चन आ जा सकता है, कैसे। इसके अलावा रीडिंग की प्रैक्टिस, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए मैंने कैट और जीमैट लेवल के क्वेश्चंस भी करे थे। उसकी कुछ बुक्स आती है वो मैंने रेफर करी थी। फिर वोकैबुलरी एलिट में स्पेसिफिकली अच्छी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड पावर मेड ईजी करके बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा मैं हमेशा कभी भी अगर मेरे को कोई नया शब्द दिखता था तो मैं उसको नोट डाउन करने के लिए अपनी डायरी में नोट कर लेता था, उसका मतलब और ये सब। और इन जनरल अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा रीडिंग दिन में कर ही रहे होते हैं, तो आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहते हैं, तो आप अपनी वोकैबुलरी इसमें बढ़ाते रहें। और इसके अलावा ग्रामर के लिए मैंने रेन एंड मार्टिन करके बुक है, वो मैंने करी थी, पर बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने सॉल्व करे थे। एंड यस, ये सब मैंने इंग्लिश के लिए करा था। और हाँ जी, इंग्लिश में मेरे जो मार्क्स थे एलिट में वो थे 42.5 आउट ऑफ 50। ओके। अच्छा, ये बताइए, ये जो कनौ, ये 12th में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या उन्होंने 10th में इंग्लिश पढ़ी एज ए लैंग्वेज और 12th में पढ़ी, तो ये इसकी जो पढ़ाई है, इसमें जो आप जो रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, वो कितना हेल्पफुल होता है इस एग्ज़ाम में? मैम, तो जो 12th वगैरह की इंग्लिश होती है वो इससे जो क्लैट एलिट में पूछी जाती है उससे थोड़ी कम लेवल पे होती है। और क्लैट एलिट में ज़्यादा ये भी होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि अगर आप किसी को यही पेपर 5 घंटे में दे देंगे तो कोई भी अच्छा कर पाएगा, पर उसी पेपर को 2 घंटे में सही करना और जल्दी पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स भी होता है, उससे हम कहते हैं 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। तो जो एवरेज है वो कुछ 150 या 200 होगा, पर हमेशा मेरी पूरी यही कोशिश थी कि मेरी 400 वर्ड पर मिनट के अराउंड रहे, 400 या 350 इतना अराउंड। तो ये कंफर्टेबल स्पेस है कि जब आप पूरा पेपर खत्म कर पाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड मतलब WPM हमारा 350 से 400 या अगर हो पाए तो उसके ऊपर भी रहे, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन सही रहना चाहिए। ओके। और इतना ज़्यादा रोल नहीं होता 12th की स्टडीज़ का इंग्लिश में, पर थोड़ा रहता है ज़रूर। इसके अलावा कनौ, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो करंट अफेयर का पेपर, अब मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूंगी, इसमें करंट अफेयर में किस तरीके के सवाल आते हैं, और टोटल ये पेपर कितने नंबर का होता है? मैम, तो करंट इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30 मार्क्स का होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी तरह से, पर करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं, कि जो भी न्यूज़ में होगा उससे लिंक कुछ पूछेंगे। जैसे अगर चंद्रयान न्यूज़ में था तो ये पूछ सकते हैं ज़रूर, चंद्रयान से रिलेट करके कि इसरो कौन से साल में बना, इसरो का भी करंट चेयरमैन कौन है, ऐसे सवाल वो पूछ सकते हैं जो बेसिकली करंट से लिंक्ड होते हैं। तो हाँ जी, और ये सेक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, क्योंकि बाकी सेक्शन में बहुत सारे बच्चे इक्वली अच्छा करेंगे, पर ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपने मेहनत करी है तो दिखेगी। और इसमें पूरी प्रिपरेशन अगर मैं बताऊँ तो मेरी सबसे ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स पर ही लगा था। करंट अफेयर्स को पढ़ने वगैरह में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। आपने करंट अफेयर के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी? आपने कैसे तैयारी की? मैम, तो मैंने एक तो यही कि न्यूज़पेपर के मैं नोट्स बनाया करता था, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता तो उसे लिख लिया। उसके अलावा एक मंथली कंपेंडियम में ज़रूर रेफर करता था,
जो क्लैट एलिट स्पेसिफिक हो, तो जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़रूर बनाते हैं। तो वैसे मैं स्टडी एंकर्स करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ था। तो वहाँ की जो कोचिंग मतलब जो हमारा करंट अफेयर्स का मॉड्यूल था मैं वो करा करता था, और यही मेरी और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था। अगर कहीं पे भी क्विज मिल गया जीके का या कुछ भी, उसे यूज़ करना, और अगर कभी कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको यूपीएससी की वेबसाइट से पढ़ना, ताकि मेरे को पूरी डीप नॉलेज आ पाए उस बारे में। ओके। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर के अलावा तीसरा पार्ट क्या होता है और वो कितने मार्क्स का होता है? हाँ जी मैम, तो जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, और ये सबसे बड़ा सेक्शन भी होता है। ये 70 मार्क्स होल्ड करता है आउट ऑफ 150, और ये इसमें हमारे अगर हम लॉजिकल रीजनिंग को देखें तो हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपका क्या होता है कि पैसेज बेस्ड रीजनिंग, कि पैसेज में जैसे लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा हो जाता है पर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे अजम्पशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो उसमें क्या करेंगे कि आपको एक पैसेज दे देंगे, ऑथर कुछ कहेगा कि ये चीज़ सही हो रही है या ये चीज़ गलत हो रही है, और फिर आपसे पूछेंगे कि मतलब ऑथर एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, उसी से सवाल आएंगे पैसेज के बेस्ड। फिर दूसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर्स, ऐसे ऐसे क्लॉक्स, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। और तीसरा जो पार्ट है वो है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में वो क्या करेंगे कि आपको जो लॉज हैं वही सब पैसेज में दे देंगे, और आपको एक फैक्ट और सिचुएशन देंगे, कि जैसे चोरी की डेफिनेशन दे दी, और फिर बोलेंगे कि ए ने बी की चीज उससे बिना पूछे उससे ले ली, तो आपसे क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये चोरी है या फिर नहीं। तो वहीं पे होता है। तो लीगल रीजनिंग ऐसी होती है। अच्छा, आपने लीगल रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपने कोई बुक पढ़ी? आप जो स्टूडेंट इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे, उन्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो जो लीगल रीजनिंग के लिए है, लीगल रीजनिंग में हमें ना प्री नॉलेज नहीं चाहिए इतनी, कि पहले आपको लॉज पता हो या ये सब नहीं होता। हमें वहीं पे गिवन ही होगा जो लॉज वगैरह, पर हमें लीगल रीडिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लीगल जो वर्ड्स जैसे बहुत ज़्यादा भारी भारी शब्द यूज होते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो ऐसे अगर वर्ड्स देखो तो आपको कभी कभी समझ में नहीं आएंगे और स्टार्टिंग में नहीं आते। तो आपको लीगल रीडिंग की आदत होनी चाहिए, यही मैंने फोकस करा था। तो इसके लिए जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी, सबसे पहले तो एपी भारद्वाज करके एक लीगल की बुक आती थी, वो मैंने करे थे। उसमें कुछ हज़ार कुछ क्वेश्चन थे लीगल के वो। दूसरा जो मेरा कोचिंग का मॉड्यूल था एक लीगल रिलेटेड, जिसमें अलग अलग तरह के पैसेजेस थे, और जो मेरे मेंटर थे मुदित सर, वो खुद NUJS से हैं, NLU कैलकाटा, और उन्होंने वो उनका लीगल उनका ही सब्जेक्ट था, तो उन्होंने एक अलग ही वे बताया था पढ़ने का, कि ऐसे पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान दो, इन पे नहीं, और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों के पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाई थी। तो ये मेरे को हेल्पफुल लगा था। पार्ट हुए पूरे ये ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के 3 पार्ट हुए, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर और लीगल एप्टीट्यूड। ये आपने ये बताइए कि 12th की तैयारी करते समय, यानी 12th बोर्ड की भी अभी आपको अपेयर होना है, तो ये 3 जो सब्जेक्ट्स इनकी तैयारी करने के लिए आपको कितना समय डिवोट करना पड़ा, और सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन रहता था? मैम, तो मेरा पूरे टाइम यही रहता था कि अपना क्लैट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और स्कूल की स्टडीज़ को रिलेटिवली ऑन द मतलब दूसरा एज रखना है, इतना ज़्यादा ध्यान उधर नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज इस पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो पूरे टाइम वो रहता था 11th में, जैसे मैं स्कूल जाता था, और अगर जैसे मैं स्कूल जा रहा होता था, 12th में मैं स्कूल गया हूँ तो थोड़ा कम, तो जैसे मैं स्कूल जाता था तब मेरा दिन ऐसा होता था कि सुबह 7-8 बजे उठना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, फिर एक थोड़ी नैप लेना थोड़ी देर अपने आप को, और स्टडीज की तरफ ओरिएंट करने के लिए थोड़ी देर सोना, और फिर उसके बाद मैं 3 से 4 घंटा जो मतलब मेरे को पढ़ना होता था। अगर मैं जैसे मेरा स्कूल 12:30 खत्म हो जाता था, तो मैं 1 o'clock अगर वापस आया तो 1:30 तक मैं रेस्ट लूँगा, फिर 1:30 से 5:30 तक अपना जो भी पढ़ना होता था सब कुछ वो करता था। और स्कूल में मैं करंट अफेयर्स कर लेता था, मतलब हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस मैं स्कूल में ही पढ़ के आता था अगर मैं कभी स्कूल जा रहा हूँ। और फिर उसका शाम को जैसे कभी कोई मॉक देना पड़ा वो कर लिया, या फिर कभी कोई बुक कर रहा हूँ मैं वो कर लिया, तो मतलब कुछ मॉक टेस्ट अच्छा नहीं आता तो उसको एनालाइज करना है वो सब कर लिया। तो ऐसा रहता था, और शाम रात को मतलब मैं 11-12 बजे सोने की कोशिश ज़रूर करता था, कभी कभी उसके पीछे भी हो जाता था, कभी कभी 1-2 बजे भी सोते थे। और अगर मैं कभी स्कूल नहीं गया तो मेरा रूटीन ऐसा होता था, सुबह उठकर जो एक आइडियल रूटीन
मैं कोशिश भी करता था रखने की। वो यही होता था कि 8 बजे उठ के 8 से 11 न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग में और भी चीज़ें, हिंदी हो, इंडियन एक्सप्रेस, नोट्स बनाना, सब कुछ 11 बजे तक खत्म। और फिर उसके बाद 11 to 11:30 नहाना, फिर 11:30 से लेके 1 तक मैं कुछ भी पढ़ा करता था, कि मतलब जो भी मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है वो सब। और मैं ये करता था कि 2 to 4, 2 से 4 क्लैट की मॉक दिया करता था, जो क्लैट का टाइमिंग है, ताकि उस टाइम में मेरे को जागने की आदत रहे। और ऐसे ही मैं एलेट के मॉक्स 11 से 1 दिया करता था, ताकि मेरे को उस टाइम में मेरा माइंड चले। तो ये मैंने इंश्योर करा, और बाकी मेरा दिन ऐसे ही जाता था। पर मैंने पूरे साल में अगर मैं कहूँ, दो पिछले इतने दिनों में, मतलब 2 सालों में 6 घंटे से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो बहुत ऐसे दिन होंगे जब पढ़ाई करी होगी। कुछ हैं ऑब्वियसली, पर मेजॉरिटी 6 घंटा रखने की कोशिश करता है, कि 6 घंटा रोज़ पढ़ाई को डिवोट करनी ही है। ओके। कनो, जब ये बस स्टूडेंट 10th पास करके 11th में आते हैं, तो एक जो करियर चॉइस है, ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि क्या करियर चूज़ करें। मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, एक तो बहुत जो जिनको कि एक प्राइम फील्ड दिखती है कि वो अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएं, वो नीट की तैयारी करें या फिर जेई की तैयारी करें। 2 फील्ड बड़ी पॉपुलर हैं, हर स्टूडेंट सोचता है ये तो डॉक्टर बन जाए या फिर इंजीनियर बन जाए। लेकिन अगर कैसे आपके माइंड में कैसे लॉ फील्ड में आने का आपने एम बनाया, और दूसरा ये कि अब जबकि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, आप बीए एलएलबी करने वाले हैं, तो आगे इस फील्ड में आपको क्या करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, क्या आप करने वाले हैं? हाँ जी मैम, तो सबसे पहले आपने जैसे कहा कि जो भी 12th में अच्छा बच्चा होता है उसे कहते हैं कि साइंस ले लो। और मेरी पूरी फैमिली भी एक्चुअली इंजीनियर्स की फैमिली है, तो हमारे में था ही कि मतलब साइंस ले सकते हैं। पर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मेरी मम्मा है वो खुद एनआईटी जयपुर से पीएचडी हैं। तो उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं करा कि तुम इंजीनियरिंग ही करो। उन्हें पता था कि इंजीनियरिंग मतलब मेरे लिए लॉ बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है। मेरे को इंटरेस्ट था कि जहाँ कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ मैं बोल पाऊँ, और मतलब मेरे जो गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, तो वो लॉ में थी। तो मेरे को ऐसे कोई मना नहीं करा, और इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही लिया, ताकि मैं लॉ पे फोकस कर पाऊँ। और अगर आपको मैं ऐसे बताऊँ कि इंजीनियरिंग और इन सबसे अगर हम देखें क्लैट को, तो कंपटीशन इन तीनों में, मतलब क्लैट में कम रहता है, पर सीटें भी कम है डेफिनेटली, पर कंपटीशन रिलेटिवली कम है। और अगर जैसे आप इंजीनियरिंग की बातें करें, तो इंजीनियरिंग लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आईटीज़ में जाके बहुत ज़्यादा पैकेजेस मिलता है। पर एनएलयूज़ में उससे ज़्यादा ही पैकेजेस हैं। जो टॉप के एनएलयूज़ हैं, उसमें आपको बेटर, जो एक एवरेज बच्चा होगा और एक जो एवरेज आईआईटीएन होगा, एक एवरेज एनएलयू को ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें ज़्यादा हायर पैकेज मिले। और डेफिनेटली अब जब मैंने क्लियर कर लिया है, मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं है कि यही करना है। ऑब्वियसली मैं अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, पर भी मेरे माइंड में ये है कि अगर हो पाए तो हम गवर्नेंस साइड जा पाए, गवर्नमेंट किसी तरह से, तो डेफिनेटली उधर मेरा माइंड रहेगा। पर ये ऐसा भी कुछ डिसाइड नहीं करा है। अच्छा, बीए एलएलबी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब अगर आप बीए एलएलबी के तुरंत बाद क्या आप प्लेसमेंट की क्या स्थिति रहती है, कहाँ आपको जॉब मिल सकता है? कॉरपोरेट सेक्टर में मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर बीए एलएलबी करने के बाद और स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए फील्ड है? यस मैम, तो बी एल एल बी एज अ कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ना एक तो ये कि आप एक ही डिग्री भी काफ़ी है। तो अगर जैसे आपको गवर्नमेंट की साइड जाने का मन है, तो उसमें डेफिनेटली यूपीएससी में भी लॉ एक ऑप्शनल है। और अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी के टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक्स में कोई ना कोई एक बच्चा एनएलयू दिल्ली का ही होता है। जैसे कुछ साल पहले वैशाली सिंह थी, उनकी रैंक 8 आई थी। उनसे पहले एक सौम्या थी, उनकी रैंक 9 आई थी। तो रहता ही है कि अगर आपको जाना है तो लॉ कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ, और उसके अलावा जज बन सकते हैं आप। जुडिशरी के एग्जाम होते हैं स्टेट के, तो वो सिर्फ लॉयर्स ही दे सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है डिग्री। उसके अलावा गवर्नमेंट को भी अलग अलग, मतलब लॉयर्स हर जगह चाहिए, तो गवर्नमेंट की कंपनीज में आपको लॉयर बन सकते हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हर एक कंपनी को डेफिनेटली लॉयर चाहिए। और कुछ लॉ फर्म्स होती हैं जिनका काम होता है कि वो केसेस लेती हैं और फिर वो लड़ती हैं वो केसेस, तो उसमें आप हायर हो सकते हैं। तो अगर आपको मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, तो जो टॉप एनएलयूज हैं, टियर 1 एनएलयूज, उनमें 100% ही रहता है प्लेसमेंट का, कि अगर आपने प्लेसमेंट का मन है तो इट इज़ प्रेटी श्योर कि आपको मिल जाएगी। और पैकेज बहुत ज़्यादा हाई जाता ही है। जितना मेरे को पता है एवरेज पैकेज 20 लाख के ऊपर रहता है एनएलयूज में भी, स्टार्टिंग पैकेज। और अगर आप डेफिनेटली अच्छा करते हैं तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो 50-70 लाख का भी पैकेज एक बार में ही कर लेते हैं।
इसके अलावा आप अपना अगर खुद का कुछ करना चाहें, बिजनेस बनाना चाहें ये सब, तो आपको हेल्प होता है। और अगर आप चाहें कि मैं खुद लिटिगेशन करना चाहता हूँ, कि मैं खुद केसेस लूँगा, तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं इंडिया में जो एक-एक केस के 10-10 लाख रुपए लेते हैं। तो जैसे मेरे जो मेंटोर हैं, उन्होंने किसी के अंडर इंटर्नशिप करी थी, तो वो एक केस के 12 लाख रुपए लेते हैं और दिन में कम से कम 10-12 केसेस तो होते ही हैं। तो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं और मतलब एक लुक्रेटिव वाइज बहुत ही अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाइज भी बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो अगर आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली इस फील्ड में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू कनव, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में। और वाकई स्टूडेंट्स के लिए भी बात है कि अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से हटकर किसी और फील्ड में अगर के बारे में सोच रहे हैं तो ये लॉ फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जैसा कि कनव ने बताया कि अगर आप BA LLB करते हैं तो आपको सीधे कॉरपोरेट जॉब में अच्छे पैकेज में आपको जॉब मिलता है। इसके अलावा आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके लिए UPSC में बहुत अच्छा है कि ये इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, इसके बारे में विचार आप कर सकते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। एकेडमिक फील्ड में भी, यानी आप BA LLB करने के बाद आप PG करें, आप PhD करें, आप फैकल्टी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। रिसर्च की भी बहुत अच्छी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आप कर सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो अपने करियर अभी 10th क्लास में है या 11th में है और अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं तो लॉ फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है। और कनव हमारे लिए बहुत एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने कि देखिए बहुत मेहनत की है कनव ने। अगर देखें मार्क्स के लिहाज से देखें तो ये ऑल इंडिया रैंक इनकी 1 ही है, क्योंकि सबसे टॉप इनके मार्क्स आए हैं। और सबसे बड़ी बात, 12th की पढ़ाई करते हुए कनव ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। कनव ने 12th एग्ज़ाम पढ़ते हुए, 12th की तैयारी करते हुए इस ऑल इंडिया टेस्ट को क्वालिफाई किया है। पहले प्रयास में इनको कामयाबी मिली है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपका शानदार कैरियर हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और कनव एक चीज़ बताएं कि थोड़ा सा अपने चलते चलते आप मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कैसे आपने किसने आपको मोटिवेट किया लॉ फील्ड में आने के लिए? मैम, तो मेरी पूरी, जैसे मैंने बताया, मेरी पूरी फैमिली इंजीनियरिंग है। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा से लेकर मेरे पेरेंट्स सारे सबके सब इंजीनियर भी हैं। तो पर यही था कि ये सब भी मैंने देखा था अपनी फैमिली में कि इंजीनियरिंग फील्ड में सब एक अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं। KPMG, मतलब JP Morgan, सब अच्छी कंपनीज में ही हैं। पर वो सब यही कहते हैं कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना, वो मिसिंग है। कि हम पूरे टाइम ये मतलब पढ़ रहे हैं या फिर मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी खुद की लाइफ नहीं है। तो मतलब वो एक एलिमेंट मेरे को मिसिंग लगता था। और जैसे मेरी मम्मा खुद वो अकेडमिया में है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने खुद PhD करी है NIT जयपुर से। तो वो भी मतलब अकेडमिक में भी उन्हें यही लगता है कि मतलब जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो मिसिंग है। कि आप लोगों को हेल्प करते हुए जब आप देख पाए, जैसे गवर्नेंस में होता है कि आप लोगों को आप हेल्प कर पाओगे। तो आपके मतलब अगर कोई आप जज है या फिर कुछ है, तो आप एक अपने पेन के स्ट्राइक से आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो वो जो पावर है वो लॉ जैसी फील्ड में ज़्यादा चांस रहता है मिलने का, और ये हम सबको पता ही था। तो मेरा हमेशा एमयूएन से बहुत इंटरेस्ट था, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो वो मेरे लिए नेचुरली था कि धीरे धीरे करके मेरे को लॉ में ही जाना है। और मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को इस डिसीजन में सपोर्ट करा। और जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने फिर मेरी फैमिली को अश्योर कर दिया कि हाँ अच्छी फील्ड है और अच्छा ही है, क्योंकि वो खुद भी NUJ से हैं जैसे मैंने बताया। और उसके अलावा उनकी पूरी फैमिली में भी लॉयर्स हैं और सब IAS ऑफिसर्स, जजेस यही हैं। तो मैं आपसे एक पर्सनल एग्जाम्पल भी था ही, तो इसलिए। ओके, थैंक यू कनव। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की। और मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देखेंगे वो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वो आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, कैसे तैयारी करें, तब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कनव ने मुझसे शेयर की है। अगर आप इस ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर मुझे भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।